हेलो दोस्तों, भाई गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, हमने हिंदी का सेशन प्रारंभ किया था आप सभी लोगों के सामने। और उस हिंदी के सेशन में हमने पढ़ने और पढ़ाने का काम जो किया था दोस्तों, वो हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद दोस्तों हमने हिंदी वर्णमाला का चैप्टर प्रारंभ किया था और उसमें थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम लोग कल हमने बताया था, जैसा कि आप लोगों को, कि हम कल अपने विराम चिन्हों की बात करेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह है और उनका यूज कैसे कैसे किया जाता है और कब कब किया जाता है। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि विराम चिन्हों को हम लोगों ने जहाँ पूर्ण विराम का स्थान होता है दोस्तों, वहां पर हम लोग अर्ध विराम लगा देते हैं। जहाँ अर्ध विराम का स्थान होता है वहां हम लोग उद्धरण चिन्ह लगा देते हैं। तो आज हम उन्हीं चिन्हों के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक बार अपने पिछली कक्षाओं का रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को हमने बताया था कि जो एक वर्णमाला का चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमारे एग्जाम में अक्सर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये जो दोस्तों चैप्टर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, कल हमने आप लोगों को बताया था ये जो का खा गा घा ड़ा है दोस्तों, ये का खा गा घा ड़ा ये कंठ व्यंजन दोस्तों। कंठ व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमें गले से, ये कंठ, ये गला है दोस्तों, इस कंठ से होता है दोस्तों, उसे हम लोग कंठ व्यंजन कहते हैं। और तालव्य व्यंजन दोस्तों ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण दोस्तों हम लोग अपने तालु से करते हैं दोस्तों। ये दांत का ऊपरी भाग है दोस्तों, दंत का ऊपरी भाग है ये वाला दोस्तों, इसे हम ताल कहते हैं। और तालव्य व्यंजन इसी को कहते हैं दोस्तों, चा छा जा झा या, और ये बड़ा शा और या दोस्तों, ये जो 2 शब्द हैं ये भी हमें तालव्य व्यंजन के अंतर्गत ही आते हैं दोस्तों। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि या कौन सा व्यंजन है, तो दोस्तों या तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन दे दे, तालव्य है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है दोस्तों, तो यह तालव्य व्यंजन है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टा ठा डा ढा डा दोस्तों। टा ठा डा ढा डा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा ये मूर्धा व्यंजन है। और ये दोस्तों शा है, शा, ये आप लोगों को हमने बताया था ये ऊष्म व्यंजन भी है और मूर्धन्य व्यंजन भी है दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि षष्ठी शा दोस्तों, जो भी जितने भी षष्ठी शा, बड़ा सा, हा और छोटा सा दोस्तों, ये जो 4 वर्ड है दोस्तों ऊष्म व्यंजन है। आप लोगों को हमने कल बताया था। अगर आपने कल वाला वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप लोगों को पता भी होगा कि जो षष्ठी शा है दोस्तों ये ऊष्म व्यंजन है। और उसके बाद ता था दा धा ना दोस्तों, ये ता था दा धा ना है, ये आपका दंत व्यंजन है। क्योंकि दोस्तों इन 5 शब्दों का उच्चारण करते समय हमें अपने दांतों का इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों, इसलिए ये दंत व्यंजन कहलाते हैं। और ये जो पा फा बा भा मा है दोस्तों, ये ओष्ठ व्यंजन है। क्योंकि पा फा बा भा मा यानी कि इन सब का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें अपने होठों यानी ओठों को मिलाना पड़ता है, यानी ओठों की जरूरत पड़ती है दोस्तों। यानी कि अगर कह लिया जाए दोस्तों कि ओठों से इन सभी वर्णों का उच्चारण होता है, इसलिए हम इसे ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद दोस्तों, ये तो रही हमारी कंठ, दंत, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ व्यंजनों की बात। अब हम लोग अगर और ये रो की यानी कि रो की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें ये का चा ट तप, ये कचट तप है दोस्तों। आप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो टा है वो क्या है, अल्प प्राण है कि महाप्राण है दोस्तों। ये जो टा है, ये जो का वर्ड का ये चा ट तप है, कचट तप है दोस्तों, ये अल्प प्राण और अघोष है। अल्प प्राण और अघोष, अल्प प्राण का मतलब दोस्तों ऐसे शब्द या ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के लिए हमें अपने कम यानी कि कम जोर की आवश्यकता पड़ती है, कम एनर्जी देनी पड़ती है दोस्तों, उसे हम अल्प प्राण कहते हैं दोस्तों। अल्प प्राण। और ये जो महाप्राण दोस्तों, जिनको बोलने में ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जैसे फा यानी कि फा बा दोस्तों, इसीलिए ये अल्प प्राण है दोस्तों और ये महाप्राण है। और दोस्तों ये खा वर्ड है, जो खा छा ठा था फ दोस्तों, ये जो है अघोष और महाप्राण है दोस्तों। ये जो गा वर्ड है, गा जा ड दा ब गजट दब दोस्तों, ये सघोष और अल्प प्राण है। और ये जो घा झा ढ धा ब गजट दब है दोस्तों, ये सघोष और महाप्राण है। और डा इया घा इया डा ढा ना मा दोस्तों, ये जो है ये सघोष और अल्प प्राण नासिक है दोस्तों। अल्प प्राण नासिक मतलब ऐसे शब्द जो अल्पकालिक होते हैं और दोस्तों उसका उच्चारण हम लोग अपने नाकों के द्वारा करते हैं, उसे अल्प प्राण नासिका कहते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो उसके बाद ये दंत, उसकी इन सभी के अलावा दोस्तों एक और व्यंजन होता है दोस्तों, दंतोष्ठ व्यंजन, यानी कि जिनका यूज हम लोग दांतों और ओठों दोनों की सहायता से करते हैं,
उसे हम दंतोष्ट व्यंजन कहते हैं। और दंतोष्ट व्यंजन में केवल और केवल एक ही वर्ड है दोस्तों, एक ही व्यंजन है। ये देखिए दोस्तों, वाह। वाह एक ऐसा शब्द है जो दंतोष्ट यानी दांतों और ओष्ठों का यूज, दोनों का यूज हमें करना पड़ता है, ये वाह दोस्तों। उसके बाद है हमारा उच्चित व्यंजन। उच्चित व्यंजन केवल और केवल दो है दोस्तों, ड़ा और ढा। ये ड़ा और ढा जो है दोस्तों, ये हमारे उच्चित व्यंजन कहलाते हैं। और स्वरयंत्रीय व्यंजन मतलब दोस्तों कंठ के व्यंजन है कि ऐसे वर्ड जो हमारे कंठ के भीतर से आवाज उत्पन्न होती है, जिनके उच्चारण हमें कंठ के भीतर से करना पड़ता है दोस्तों, उसे हम स्वरयंत्रीय व्यंजन कहते हैं। स्वरयंत्रीय व्यंजन केवल और केवल एक व्यंजन है, हा। आप सभी को हमने बताया भी था कि ये जो हा है ये ऊष्म व्यंजन भी कहलाता है। और दोस्तों वर्तस्य व्यंजन मतलब वर्तस्य व्यंजन केवल और केवल तीन होते हैं, श, र और ला। दोस्तों दंतमूल यानी कि दांतों, दंतमूल व्यंजन, इसे दंतमूल व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। दंतमूल व्यंजन के नाम से इसे जाना जाता है, श, र और ला। दोस्तों ये जो है श, र और ला, ये दंतमूल व्यंजन भी कहलाते हैं। दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों कि हमें हमारे विराम चिन्हों के बारे में, कौन कौन से विराम चिन्ह है दोस्तों हमारे। हिंदी में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्तों, वर्णमाला हमने खत्म किया आज। अब हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्हों के बारे में। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि जो विराम चिन्ह है ये हमारे हिंदी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों हमारे हिंदी में। तो और बहुत सारे लोग यानी कि अक्सर हमने लोगों को देखा है कि ऐसे भी लोग होते हैं जहां पर उनको विराम चिन्ह का यूज करना होता है, वहां पर कॉमा का यूज कर देते हैं, यानी कि अर्ध विराम का यूज कर देते हैं। जहां पर कॉमा का यूज करना होता है यानी अर्ध विराम का यूज करना पड़ता है वहां पर लोग दृढ़ चिन्ह का यूज कर लेते हैं। तो आइए, आई होप आप सभी लोगों को ये लेक्चर देखकर बहुत कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। तो आइए हम लोग आज विराम चिन्हों की बात कर लेते हैं दोस्तों। विराम चिन्ह जैसे कि दोस्तों विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं। विराम का मतलब आप सभी को पता होगा, ठहराव यानी कि रुकना। दोस्तों विराम का तात्पर्य होता है कि ठहराव या रुकना। जैसे दोस्तों हम लोग अगर किसी भी कार्य को निरंतर करते रहते हैं तो उसके बीच में हम लोगों को ठहराव यानी कि रुकाव यानी कि रुकना या थक जाते हैं तो उसके लिए हमें विश्राम यानी कि विराम की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार जब हम कोई भी सेंटेंस कहते हैं और सेंटेंस के अंत में हमें थोड़ा सा अल्पकालिक जो विराम होता है दोस्तों, उन्हीं चिन्हों के बारे में हम कहां पर कौन सा क्या यूज करेंगे उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब बात आती है विराम चिन्हों की। तो विराम चिन्ह होता क्या, आप सभी लोगों को बता दिया हमने। अब बात करते हैं विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ विराम दोस्तों। तो विराम चिन्ह मूलतः श्री कामता गुरु प्रसाद के अनुसार दोस्तों, श्री कामता गुरु प्रसाद के अनुसार जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो 20 पाए जाते हैं दोस्तों। हमारे हिंदी में 20 विराम चिन्ह है श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह 20 होते हैं दोस्तों। श्री कामता गुरु प्रसाद के अनुसार जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो 20 होते हैं दोस्तों, 20 विराम चिन्ह होते हैं। आइए अब हम एक एक करके उन्हें विराम चिन्हों के बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहला होता है दोस्तों, सबसे पहला फर्स्ट नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण विराम दोस्तों। पूर्ण विराम दोस्तों, पूर्ण विराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों ऐसे, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है दोस्तों। पूर्ण विराम का चिन्ह दोस्तों हम लोग तब करते हैं जब हमारा कोई भी सेंटेंस यानी कोई भी वाक्य पूरा हो जाता है, उसके बाद हम लोग विराम चिन्हों का यानी कि पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है अर्ध विराम। सेकंड नंबर पर दोस्तों होगा, दूसरे नंबर पर अर्ध विराम। अर्ध विराम दोस्तों ये होता है दोस्तों अर्ध विराम। और दोस्तों अब बात आती है थर्ड नंबर की। तो थर्ड नंबर पर दोस्तों होगा अल्प विराम।
दोस्तों अल्प विराम को हम लोग कॉमा के नाम से जानते हैं। अर्ध विराम और अल्प विराम को ही हम लोग कॉमा कहते हैं। अल्प विराम को ही हम लोग कॉमा कहते हैं। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद आएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। 4th नंबर पर दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह का जो सिंबल होता है दोस्तों ऐसा होता है। और दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह हमें शब्दों के अंत में यानी वाक्यों के अंत में तब यूज करते हैं दोस्तों जब कोई प्रश्न पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछा जाता है, तब हम लोग प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट नंबर 5वें नंबर पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो 5वें नंबर पर दोस्तों आश्चर्य चिन्ह। 5th नंबर पर हम लोग बात करेंगे तो आश्चर्य चिन्ह। आश्चर्य चिन्ह को हम लोग दोस्तों विस्मयादि बोधक के नाम से जानते हैं दोस्तों। विस्मयादि बोधक दोस्तों, इसका सिंबल दोस्तों ये दोस्तों आश्चर्य चिन्ह है। इसे हम लोग विस्मयादि बोधक के नाम से भी जानते हैं। विस्मयादि बोधक दोस्तों, विस्मयादि बोधक। और 6th नंबर की बात अगर हम लोग करें दोस्तों, यानी कि 6ठे नंबर की हम लोग बात करते हैं निर्देश चिन्ह दोस्तों। 6th नंबर पर हमारा आता है निर्देश चिन्ह। और निर्देश चिन्ह को ही हम लोग डैश के नाम से जानते हैं। निर्देश चिन्ह को हम लोग डैश के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उसके बाद 7th नंबर पर हमारा आएगा दोस्तों। 7th नंबर पर कोष्ठक, यानी कि हमारे कोष्ठक होते हैं दोस्तों। और हमें अपने हिंदी भाषा में कोष्ठकों का भी यूज करना पड़ता है। कोष्ठक दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा, ये मैथमेटिक्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। हमारे हिंदी में 3 प्रकार के कोष्ठक होते हैं दोस्तों। पहला छोटा कोष्ठक, दूसरा मझला कोष्ठक और थर्ड नंबर में होता है बड़ा कोष्ठक। उसके बाद दोस्तों 8th नंबर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि 8वें नंबर पर कौन सा विराम दोस्तों? 8वें नंबर पर अलंकरण चिन्ह होता है। दोस्तों 8वें नंबर पर अवतरण चिन्ह होगा दोस्तों। इसी को ही हम लोग उद्धरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। और इसका सिंबल दोस्तों होता है ये इसका सिंबल होता है दोस्तों। और नेक्स्ट नंबर पर यानी कि 9th नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, यानी कि 9 नंबर की बात करें हम लोग दोस्तों, तो 9 नंबर पर उपविराम कहते हैं दोस्तों। 9th नंबर पर उपविराम। और उपविराम का जो चिन्ह होता है दोस्तों, ये उपविराम का चिन्ह होता है दोस्तों। ये उपविराम और अर्धविराम एक जैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों जो अर्धविराम में निचला वाला पार्ट होता है दोस्तों, ये निचली वाली जो बिंदी होती है दोस्तों, ये आपका अल्प विराम होता है दोस्तों, अल्प विराम। लेकिन अर्धविराम में दोस्तों दोनों ही एक बिंदी होती है केवल दोस्तों। इसे हम लोग उपविराम के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, विवरण चिन्ह। 10th नंबर पर दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे विवरण चिन्ह। 10 नंबर पर दोस्तों विवरण चिन्ह। दोस्तों विवरण चिन्ह की अगर हम लोग बात करें तो विवरण चिन्ह की बात करें दोस्तों, तो विवरण चिन्ह किसी भी वस्तु को सूचक के रूप में जो दोस्तों दिखाया जाता है, ये इसका चिन्ह होता है दोस्तों। ये हमारा विवरण चिन्ह के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और 11th नंबर की अगर हम लोग बात करें, 11 नंबर पर पुनरुक्ति। तो पुनरुक्ति का जो सिंबल होता है दोस्तों, ये इस तरह से दोस्तों, ये पुनरुक्ति का चिन्ह होता है। और 12 यानी कि 12वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो लाघव चिन्ह।
दोस्तों लाघव चिन्ह की बात अगर हम लोग करें तो इसका जो लाघव चिन्ह का जो सिंबल होता है, लाघव चिन्ह का जो प्रतीक होता है दोस्तों, वो दोस्तों ये रहा, ये लाघव चिन्ह का प्रतीक होता है। ये लाघव चिन्ह का प्रतीक आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अक्सर इसका यूज दोहे में किया जाता है दोस्तों। दोहे में इसका अक्सर यूज किया जाता है। और दोहे में अगर कोई भी बात घसीटना खींचना रहता है तो खींचने के लिए हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर पर लोप चिन्ह। दोस्तों लोप चिन्ह का मतलब अगर हम लोग देखें तो इसका सिंबल दोस्तों, ये लोप चिन्ह का सिंबल होता है। और लोप चिन्ह का अर्थ होता है दोस्तों कि यहाँ से किसी भी अगर जहां पर कहीं भी अगर ये चिन्ह लगा है दोस्तों, तो इसका तात्पर्य यह होता है दोस्तों, इसका तात्पर्य यह होता है कि यहाँ से कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड, यहाँ से कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड हट गया है, उसका लोप हो गया दोस्तों। इसे हम लोग लोप चिन्ह के नाम से जानेंगे। और नेक्स्ट नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट नंबर की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट नंबर पर पाद चिन्ह दोस्तों। 14वें नंबर पर पाद चिन्ह दोस्तों। नेक्स्ट नंबर पर जो पाद चिन्ह होता है दोस्तों, पाद चिन्ह का जो सिंबल होता है दोस्तों, ये दोस्तों पाद चिन्ह होता है दोस्तों। पाद चिन्ह और निर्देश दोस्तों, पाद चिन्ह और निर्देश लगभग एक ही जैसे होते हैं, लेकिन दोस्तों ये जो पाद चिन्ह होता है, ये पाद चिन्ह निर्देश चिन्ह से छोटा होता है दोस्तों। ये जो पाद चिन्ह होता है, ये पाद चिन्ह ये निर्देश चिन्ह से छोटा होता है, यानी कि जो निर्देश चिन्ह होता है ये काफी पाद चिन्ह से बड़ा होता है दोस्तों। इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें और इसमें, क्योंकि जो निर्देश चिन्ह होता है दोस्तों ये इससे बड़ा होता है और पाद चिन्ह छोटा होता है दोस्तों। यही इन दोनों के मध्य डिफरेंस है। और 15 नंबर पर दीर्घ उच्चारण दोस्तों, दीर्घ उच्चारण 15 नंबर पर दीर्घ उच्चारण दोस्तों। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों ऐसे करके होते हैं दोस्तों। इसका भी उपयोग अधिकांशतः दोहे वगैरह में किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग अधिकांशतः दोहों में किया जाता है। और 16 नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पाद बिंदु दोस्तों। 16वें नंबर की अगर हम लोग बात करें तो पाद बिंदु। और इसका चिन्ह होता है दोस्तों ये हम लोग जो मैथमेटिक्स में डिवाइड का चिन्ह होता है दोस्तों, वो हिंदी में पाद चिन्ह होता है। और 17th नंबर की बात करेंगे हम लोग, यानी कि 17 नंबर की, तो बराबर का जो चिन्ह होता है दोस्तों, यानी कि इक्वल का चिन्ह, यानी कि बराबर का चिन्ह होता है, यानी कि इसे हम संयोजक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। यह तुल्यता चिन्ह, यह तुल्यता सूचक, इसे हम लोग बराबर को ही हिंदी में तुल्यता सूचक के नाम से भी जानते हैं। और 18th नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, 18th नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 18th नंबर पर टीका सूचक, यानी कि टीका सूचक 18th नंबर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो 18th नंबर पर टीका सूचक होता है। और टीका सूचक का जो सिंबल होता है दोस्तों, टीका सूचक का जो सिंबल होता है दोस्तों, कोई भी आप लोग अपनी तरफ से कोई भी बना दिए सिंबल, कोई भी बना दिए, हैशटैग बना दीजिए या स्टार बना दीजिए या प्लस बना दीजिए, कोई भी नंबर दीजिए दोस्तों, ये टीका सूचक अपनी तरफ से कोई भी चिन्ह दे दीजिए दोस्तों, वो टीका सूचक कहलाएगा दोस्तों। और 19th नंबर की बात करें दोस्तों हम लोग, तो हंस पद दोस्तों। 19th नंबर की बात करें तो हंस पद दोस्तों। 9 नंबर का जो विराम चिन्ह होता है वो हम लोग हंस पद के नाम से जानते हैं। हंस पद का जो सिंबल होता है दोस्तों, ऐसे ये हंस पद का सिंबल होता है। और दोस्तों 20th नंबर का दोस्तों समाप्ति सूचक दोस्तों, 20वां नंबर का जो सूचक होता है दोस्तों 20th नंबर का, वो समाप्ति सूचक दोस्तों। ये 20 सिंबल होते हैं दोस्तों, 20 विराम चिन्ह होते हैं। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों 0 या ऐसे समाप्ति सूचक दोस्तों, ये हमारा समाप्ति सूचक कहलाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी लोगों से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार
हमारे हिंदी में कितने विराम चिन्ह है दोस्तों, तो 20 विराम चिन्ह है। तो दोस्तों इन सभी के जो एक्सप्लेनेशन है हमने आप सभी लोगों के सामने कर दिया है। अक्सर हम लोग इन सभी चिन्हों को पहचानने में गलती कर देते हैं और दोस्तों इन सभी का यूज जो होता है दोस्तों हम लोग इधर उधर कर देते हैं। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना दोस्तों। कल हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों, कल हम लोग हिंदी का अगला चैप्टर दोस्तों प्रारंभ करेंगे दोस्तों, जिसे हम लोग कहेंगे शब्द रचना दोस्तों। शब्द रचना वाला चैप्टर हम लोग कल प्रारंभ करेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।